बच्चों आज हम लोग स्टैट्स का चैप्टर नंबर सेकंड कवर कर रहे हैं। राइट। चैप्टर नंबर सेकंड आपका कौन सा है? बेसिक चीजें मैं पहले थोड़ा सा बता दूं। चैप्टर नंबर सेकंड है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ क्या बेटा? डेटा। जो बच्चे क्लास में लास्ट में थे उन्हें मालूम होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि डेटा का मतलब क्या होता है। बच्चों डेटा का मतलब होता है ग्रुप ऑफ नंबर। डेटा का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ नंबर्स। जब बहुत सारे नंबर्स आपस में मिल जाते हैं तो डेटा बन जाता है। और आपको एक बात मैं बता दूं, जब वो नंबर्स आपस में मिलेंगे तो ही वो नंबर आपके काम के होंगे। बिकॉज सिंगल नंबर से आप ना तो कंपैरिजन कर सकते हैं और ना ही कोई कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं। आपका कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर ही कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। जब कंपैरिजन हो जाता है तो ग्रुप ऑफ नंबर यानी कि डेटा आपका स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टेट्स की पहली कंडीशन यही थी कि डेटा प्रॉपर्ली कलेक्ट होना चाहिए। तो ये ग्रुप ऑफ नंबर जो डेटा कहलाता है, इस डेटा को हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। ये डेटा दो तरीके का होता है, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी था। एक होता है कौन सा बच्चों? प्राइमरी डेटा। और दूसरा कौन सा होता है बेटा? सेकेंडरी डेटा। एक बार हम बहुत जल्दी से प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बारे में समझते हैं। देखो प्राइमरी डेटा क्या होता है बेटा? प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसे इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है। कब कलेक्ट करता है बेटा? फर्स्ट टाइम। जब कोई इन्वेस्टिगेटर अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए पहली बार कोई डेटा कलेक्ट होता है, उस डेटा को हम लोग प्राइमरी डेटा कहते हैं। मतलब आपको बड़ी बात ये समझ आ रही है कि प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो पहली बार इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, कहां से बेटा? फ्रॉम बिगिनिंग टू क्या बेटा? एंड। शुरुआत से लेकर एंड तक खुद ही जा जाकर डेटा अगर कलेक्ट कर रहा है तो वो प्राइमरी है। बट बेटा सेकेंडरी डेटा वो होता है जो पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो पहले से ही डेटा हमारे पास अवेलेबल है। केवल हम उस डेटा को अपने पर्सनल या फिर अपने पर्पस के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। बेटा देखो दोनों में बुनियादी डिफरेंस इसी चीज का है कि प्राइमरी डेटा पहले से कलेक्ट होता है और सेकेंडरी डेटा जो होता है वो, सॉरी, प्राइमरी डेटा पहली बार कलेक्ट होता है और सेकेंडरी हम लोग पहले से ही कलेक्टेड डेटा को यूज करते हैं। मुद्दा ये आता है कि सर प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का तरीका क्या है, और यही मैं क्लास में कराने भी वाला था। प्राइमरी डेटा जो हम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन एरिया से डेटा कलेक्ट कर रहा है, इसको कलेक्ट करने के याद करो मैंने कुछ आपको 5 मेथड्स बोले थे कि 5 तरीके से हम ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला मेथड मैंने आपको बोला था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डीपीआई। क्या डीपीआई के बारे में सबने सुन लिया था? डायरेक्ट पर्सनल क्या बेटा? इन्वेस्टिगेशन। दूसरा मेथड मैंने बताया था इनडायरेक्ट ओरल क्या बेटा? इन्वेस्टिगेशन। तीसरा बताया था इंफॉर्मेशन फ्रॉम किससे बेटा? कॉरेस्पॉन्डेंट। एक बताया था इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चन आयर, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ के हम डेटा ला सकते हैं, या फिर हम टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन ला सकते हैं। हाँ मैंने केवल इसके बारे में लिखवाया था, ये तो स्टार्ट भी नहीं करा था शायद, डिफाइन कर दिया था। हाँ देखो बेटा मैं थोड़ा सा बुनियादी चीजें बता दूं फिर मैं डायरेक्ट उस मुद्दे पर आता हूँ। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है एक ऐसा मेथड जिसमें इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, वन टू वन इंफॉर्मेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। मतलब इसमें बेटा डायरेक्ट कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन लिया जाता है। बट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो विटनेस से डेटा कलेक्ट करता है। मतलब बेटा वो वन टू वन लोगों के पास जा जाके डेटा कलेक्ट नहीं करता, बल्कि एक बंदे को अपॉइंट कर लेता है, या एक बंदा वो होता है जिसने सारी इंफॉर्मेशन देखी होती है, जिसको हम विटनेस कह रहे हैं, वो हम लोगों तक फाइनल इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। तो ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। आज हम बेटा इसकी सूटेबिलिटी, मेरिट्स और क्या पढ़ेंगे बेटा? डीमेरिट। मैंने इसकी डेफिनेशन लिखवा दी थी आपको। इनडायरेक्ट नहीं, वो बेटा कलेक्ट पहली बार ही हो रहा है, तरीका अलग है, बट डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा है इसलिए प्राइमरी का पार्ट है वो। लिखना बेटा सेकेंडरी डेटा की मैंने डेफिनेशन लिखवा दी होगी, सॉरी, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन बता दिया था। लिखे बेटा सूटेबिलिटी, जो बच्चे अभी कर रहे हैं कोई इशू नहीं है, लिखे बेटा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की सूटेबिलिटी, कि ये मेथड कहां पर सूटेबल है, कहां पर हम इसे यूज कर सकते हैं। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की सूटेबिलिटी लिखना। पहली सूटेबिलिटी है बेटा व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज। पहली सूटेबिलिटी मैंने आपको बोली, पहले सूटेबिलिटी बता रहा हूं आईओआई की, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की, व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज। जहां पर लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा वहां पर आप इस मेथड को लगा सकते हो। राइट। पहले मेथड का ड्रॉबैक क्या था कि उसमें इंफॉर्मेशन स्मॉल एरिया। सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड पॉइंट लिखना बच्चों,
when the problem of investigation is complex in nature, when the information when the problem of investigation when the problem of investigation when the problem of investigation is complex in nature and needs expert opinion, complex in nature and need क्या बेटा, एक्सपर्ट ओपिनियन। इस पहले लाइन का मतलब समझ लो बेटा, जब हमारी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिक्स होती है, मुझे कोई कंक्लूजन पता नहीं लगता, तो मैं खुद इन्वॉल्व ना होकर किसी न्यूट्रल बंदे से इंफॉर्मेशन लेता हूं, ताकि वो मुझे इंफॉर्मेशन क्या दे बेटा, करेक्ट दे। मैं 1 to 1 नहीं जा सकता, मेरे को लगता है ये बंदा क्लास का सही है जो मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो इस बंदे को मैंने क्या बना दिया बेटा, विटनेस बना दिया, और इससे मैं सारे डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, तो ये बंदा न्यूट्रल है। ये बंदा कौन है बेटा, न्यूट्रल है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मुझे करेक्ट इंफॉर्मेशन देगा। इसलिए कॉम्प्लेक्स नेचर के डेटा में इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं। तीसरी बेटा, तीसरी सुटेबिलिटी लिखो दूसरे में लिखना बेटा, तीसरा पॉइंट लिखना, when informates are unable to give information, when informates are unable to give information, जब बेटा जिस बंदे से इंफॉर्मेशन देना है और वो इंफॉर्मेशन देने के योग्य नहीं है या वो बताना नहीं चाहता, तो ऐसी जगह पर हम लोग इस मेथड को यूज कर सकते हैं। मान लो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हो गया, तुम मुझे बता ही नहीं रहे, तो मैं न्यूट्रल बंदे से तो डेटा क्या करूंगा बेटा, कलेक्ट करूंगा। तो बेटा ये 3 जगह यूज होता है। सबसे पहली बात, ये वहां एप्लीकेबल होगा जहां एरिया कैसा है बेटा, लार्ज। दूसरी बात, नेचर कैसा होना चाहिए बेटा, कॉम्प्लेक्स। तीसरी बात, जहां पर इंफॉर्मेशन देने वाला बंदा साइलेंट है, जो इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, ऐसे मेथड में इस चीज को हम यूज कर सकते हैं। हेडिंग डालो, लिखो मेरिट्स। इस मेथड की मेरिट क्या है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के फायदे क्या है बच्चों। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की मेरिट्स बता रहा हूं। पहला, सबसे अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि बेटा वाइड कवरेज, मतलब हम बड़े एरिया को आसानी से कवर कर सकते हैं। हमारी जो कवरेज होगी वो कैसी होगी बेटा, वाइड। ज्यादा लोगों से हम डेटा इस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। लिखो वाइड कवरेज। दिस मेथड इज मोर सुटेबल एंड रिलायबल, दिस मेथड इज मोर suitable and reliable, this method is more suitable and reliable। ये चैप्टर आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है, इसका हो गया है, चल कोई नहीं, फिर भी थोड़ा थोड़ा लिख ले। दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, suitable and reliable when area of investigation is क्या बेटा, large। सेकंड लिखना, कॉस्ट कम आती है, तो थर्ड पार्टी हर एक इंडिविजुअल से तो कम ही है। हम मेरी बात समझ रहे हो, 1-1-1 जाएंगे तो बहुत ज्यादा नंबर लग जाएगा, बट पूरी क्लास में से 2 बंदों से बात करनी है तो वो इजी और कन्वीनियंट होगा, और खर्चा भी क्या आएगा बेटा, कम। लिखना बेटा, सेकंड पॉइंट यही था जो तूने बोला, इकोनॉमिकल। ये मेथड बहुत ज्यादा कैसा है बेटा, इकोनॉमिकल है। लिखना बेटा, इट इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ इट इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ इट इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड मैन पावर। ये बात तो बिल्कुल सही है, इट इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड मैन पावर। टाइम, मनी एंड क्या बेटा, तीनों चीजें ही कम लगती हैं भाई, क्योंकि हर एक बंदे से डेटा मुझे कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट बेटा, फ्री फ्रॉम बाइस, फ्री फ्रॉम बाइस। बाइस का मतलब समझते हो बेटा, पार्शियलिटी, पक्षपात। इसमें पार्शियलिटी होने के चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम डेटा किससे ले रहे हैं, एक थर्ड पार्टी से ले रहे हैं, जो विटनेस है, जिसने सब देखा है, वो अपने फेवर या दूसरे के फेवर की बात नहीं करेगा, जो जेन्युइन फैक्ट्स होंगे वही मुझे देने की कोशिश करेगा, इसलिए इसमें पार्शियलिटी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लिखना बेटा, फ्री फ्रॉम बाइस। हाँ ये भी बिल्कुल, ये इसकी डिमेरिट भी बनेगी। कोई चीज किसी के लिए पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है भाई। हम विश्वास ना करें तो नेगेटिव है, विश्वास करके ये माने कि न्यूट्रल बंदा है, अच्छी इंफॉर्मेशन देगा, तो इसकी पॉजिटिव है। एक पार्ट में दोनों आ सकते हैं। लिखिए बेटा, फ्री फ्रॉम बाइस,
This method is relatively free. This method is relatively free from personal prejudice. Personal prejudice. Free from personal bias लिख लो. Free from personal bias because information is collected through witness. Because information is collected through witness. क्योंकि बच्चों इंफॉर्मेशन जो है वो हम किसके थ्रू कलेक्ट करवा रहे हैं बच्चों? विटनेस के थ्रू कलेक्ट करा रहे हैं, और विटनेस बंदे को कोई मतलब ही नहीं इन्वेस्टिगेशन से, तो सही इंफॉर्मेशन देगा. बेटा लास्ट पॉइंट लिखना ना, लास्ट इसका मेरिट्स क्या है? एक्सपर्ट ओपिनियन. एक्सपर्ट ओपिनियन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बेटा एक तीसरे बंदे का अगर तुम्हें सजेशन मिल जाए तो कई बार क्या होता है, सबको लगता है मैं ही सही हूं, और मैं सही हूं जरूरी नहीं है, कई बार थर्ड पार्टी भी सही हो सकती है. एक्सपर्ट ओपिनियन लिखना. अंडर दिस मेथड एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट क्या बेटा? ओपिनियन लिखना. अंडर दिस मेथड an investigator can utilize the expert opinion of other party. Utilize the expert opinion of other parties. Expert opinion of other parties. Expert opinion of क्या बेटा? अदर पार्टी. तो मुझे लगता है आप लोगों को अभी तक IUI की ये चारों मेरिट्स क्लियर हो चुके होंगे. अब बात आती है सर मेरिट्स के बाद इसके कुछ नेगेटिव भी हैं. कुछ मैं बात कर रहा हूं डीमेरिट्स की. ऊपर हेडिंग डाल लो, लिखना बेटा डीमेरिट्स. इसकी कुछ नेगेटिव बातें, इसकी कुछ अच्छी बातें नहीं है. जैसी पहली अगर मैं बात बताऊं, लैक ऑफ क्या बेटा? क्या हो सकता है? लैक ऑफ एक्यूरेसी. लैक ऑफ एक्यूरेसी मैं क्यों बोल रहा हूं, कोई मुझे बच्चा बताएगा? वाई एक्यूरेसी इज लेस इन दिस मेथड? थर्ड पार्टी. क्योंकि पहले मेथड में क्या हुआ था, डायरेक्ट पर्सनल में इन्वेस्टिगेटर खुद जा जाके डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो वहां पर एक्यूरेसी और ओरिजिनलिटी क्या होगी बेटा? और यहां पर हम विटनेस से ले रहे हैं. विटनेस फेवरेबल मतलब सही भी दे सकता है और गलत भी, इसलिए इसकी एक्यूरेसी क्या होती है बेटा? कम. लिखना लैक ऑफ एक्यूरेसी. विटनेस उस चीज का जिसके सामने सारे डेटा कलेक्ट हुए हैं, जिसने इन्वॉल्व डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है उन सारी चीजों के अंदर, सुपरवाइज किया. लिखना बेटा लैक ऑफ क्या बोला मैंने? एक्यूरेसी. एज कंपेयर्ड विद डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, एज कंपेयर्ड विद डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, एज कंपेयर्ड विद डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, direct personal investigation, the degree of accuracy of data, the degree of accuracy of data, the degree of accuracy of data is likely to be lower, is likely to be lower. भाई साहब डीपीआई में एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी क्योंकि डेटा खुद कलेक्ट हो रहे हैं और इसमें हम थर्ड से खरीद रहे हैं, इसलिए डेटा की ओरिजिनलिटी क्या होगी? कम. तीसरा सेकंड पॉइंट लिखना बेटा, सेकंड पॉइंट मेंशन कीजिएगा, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी. मैंने पिछले मेथड में बताया था, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन हमें कैसी मिलती है बेटा? यूनिफॉर्म नेचर की मिलती है, सेम मिलती है, बट इस मेथड में सेम नहीं मिलती है. लिखना लैक ऑफ क्या बेटा? यूनिफॉर्मिलिटी. लिखना द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पर्सन, information collected from different person may not be homogeneous, may not be क्या बेटा? homogeneous, may not be क्या बच्चों? homogeneous and comparable, may not be homogeneous and comparable. क्योंकि यहाँ विटनेस अलग अलग होंगे तो इन्फॉर्मेशन भी कैसी होगी? अलग अलग. वहां कलेक्ट करने वाला बंदा एक ही था इन्वेस्टिगेटर, तो सारी इंफॉर्मेशन एक जैसी आ रही थी, यहाँ अलग अलग आएगी. लास्ट पॉइंट लिखना तीसरा. थर्ड पॉइंट बेटा इसमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो डायरेक्ट नहीं मिलती, बल्कि कैसे मिलती है? इनडायरेक्ट. और इनडायरेक्ट के बेसिस पर कंक्लूजन निकालना अपने आप में चैलेंज है बेटा. इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन, इनडायरेक्ट क्या बच्चों? इंफॉर्मेशन. लिखिएगा इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन. इन दिस मेथड
इनडायरेक्ट, सॉरी क्या बोला मैंने, इंफॉर्मेशन। इन दिस मेथड investigator are not directly involved. In this method investigator are not directly involved, so that information may be false, so that information may be wrong या false, information may be wrong या false, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बंदे ने खुद इन्वॉल्व नहीं करा है, खुद पार्टिसिपेट नहीं करा है। तो मैंने बेटा अभी तक बड़ी बात अगर मैं बताऊं तो मैंने 2 मेथड्स आपको करा दिए। आपको दोनों मेथड्स के बारे में समझ आ गया होगा। जो पहला मेथड है वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन डीपीआई, और दूसरा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। एक 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि सर डिफरेंस बताओ डायरेक्ट पर्सनल में और इनडायरेक्ट पर्सनल में। बड़े छोटे छोटे डिफरेंस आपको 1 सेकंड में याद हो जाएंगे। भाई पहली बात तो ये सबको समझ आ रहा होगा कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन केवल कहां पर यूजफुल है बेटा, स्मॉल एरिया में, और ये कहां पर है बेटा, लार्ज एरिया में, बड़े एरिया में। दूसरी बात, इसमें डेटा ओरिजिनल एंड रिलायबिलिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा, और इसमें क्या होगी बेटा, इसमें से खर्चा किसमें ज्यादा आएगा, अरे कॉस्ट किसमें ज्यादा आएगी भाई, डीपीआई में कॉस्ट ज्यादा आएगी, और इसमें कॉस्ट क्या आएगी बेटा, कम आएगी। नेक्स्ट पॉइंट मैं कह सकता हूं कि बेटा जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है टाइम टेकिंग, ऑब्वियसली टाइम टेकिंग होता है, और इसमें टाइम कंजम्पशन क्या होती है बेटा, कम होती है। तो कुछ बेसिक डिफरेंस मेरे को आपको बताने, 3-4 पॉइंट्स बताओ। सेकंड पॉइंट बताता हूं, लिखो पहले बीच में डिफरेंस। इसमें मैंने ये बोला था कि ये बहुत ओरिजिनल एंड रिलायबल है। लिखो, ऊपर हेडिंग डालो, छोटा सा एक डिफरेंस लिखवा देता हूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बीच में एक लाइन खींचना, डायरेक्ट पर्सनल और इनडायरेक्ट पर्सनल, डायरेक्ट पर्सनल और क्या बेटा, इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्ट। डीपीआई और आईओआई में डिफरेंस, पहला पॉइंट लिखना भाई, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट पॉइंट, दिस मेथड इज सुटेबल, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर लिमिटेड एरिया। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर कहां पर बच्चों, लिमिटेड, छोटे एरिया में लागू हो सकता है। डीपीआई का बेटा कोई नहीं बेटा, होता है, डीपीआई बोला था मैंने, तूने गलत सुना होगा। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर लिमिटेड एरिया, वहां लिखना बेटा, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लार्ज एरिया ऑफ क्या बेटा, लार्ज एरिया ऑफ क्या बेटा, इन्वेस्टिगेशन। सेकंड पॉइंट, द डेटा, डीपीआई में बोल रहा हूं, द डेटा कलेक्टेड इज ओरिजिनल एंड एक्यूरेट इन कैरेक्टर, द डेटा collected in, sorry, is original and accurate in nature, the data collected is original and accurate in nature, वहां क्या लिख देना, less original and less accurate in nature। इनडायरेक्ट में एक्यूरेसी कम हो जाती है, बट हर किसी के अपने प्लस माइनस है बेटा, इसलिए इन्वेस्टिगेटर सारी चीजों को कंपेयर करके डेटा को यूज करता है, कहां जोन सा मेथड चाहिए वही मेथड अडॉप्ट करता है। थर्ड पॉइंट लिखना, पॉइंट नंबर थर्ड, this method is more expensive, this method is more expensive in terms of time, money and effort, this method is more expensive in terms of time, money and efforts, in terms of time, money and क्या बेटा, effort। इसमें आपको टाइम, मनी और एफर्ट ज्यादा चाहिए, और इस मेथड में बेटा बहुत कम, लिख लेना,
इट इज एन इकोनॉमिक मेथड, इट इज एन इकोनॉमिक, हाँ बेटा, इट इज एन इकोनॉमिकल मेथड। ये बहुत ही सस्ता मेथड है, टाइम मनी एंड एफर्ट कम लगता है बच्चों इसमें, टाइम मनी एंड एफर्ट इसमें क्या लगता है बेटा, कम। मुझे एक बात बताना भाई, अगर मैं कहीं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, तो जिस एरिया का मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, क्या वहां की मुझे लोकल लैंग्वेज कल्चर के बारे में मालूम होना चाहिए? लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, पहले मुझे बताओ। बिल्कुल होगी सर। मान लो मैं यहाँ पर रह रहा हूँ दिल्ली के अंदर, और मुझे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज दिया कहाँ पर बेटा, तमिलनाडु, और मेरे को तेलुगु नहीं आती है, क्या मैं वहां के लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊंगा? क्या मैं इन्फॉर्मेशन ले पाऊंगा? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिस एरिया से हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वहां की आपको लोकल कल्चर, लैंग्वेज, रीजन मालूम होना चाहिए, ताकि आपका इंटरेक्शन क्या हो बेटा, अच्छा हो। बट इसमें क्या ऐसी कोई लैंग्वेज कल्चर की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं, क्योंकि हम इसमें इन्फॉर्मेशन सबसे ले ही नहीं रहे, हम इन्फॉर्मेशन केवल किससे ले रहे हैं बेटा, विटनेस से। और हो सकता है विटनेस को अदर लैंग्वेज या अदर चीजें मालूम हो, तो हमें इतना मैंडेटरी नहीं है, कि रिक्वायर्ड नहीं है कि यहाँ पर कल्चर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट आपको हो। तो एक छोटा सा डिफरेंस एक और बता रहा हूं, लिखना बेटा। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में लिखिएगा, देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज कल्चर रिलेट टू इन्वेस्टिगेशन एरिया, लैंग्वेज कल्चर रिलेट टू इन्वेस्टिगेशन एरिया, रिलेट टू इन्वेस्टिगेशन एरिया। जिस एरिया में जा रहे हो भाई साहब, अगर मेरे को पंजाबी नहीं आते और मैं पंजाब में गया डाटा कलेक्ट करने के लिए, क्या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देगा? भगा और देंगे, मारेंगे भी बहुत, समझ रहा है? क्योंकि वो तो भाई बड़े मस्त आदमी होते हैं, कहेंगे भाई कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, आजा तू साइड में, तेरे को ही चलते हैं। तो भाई ऐसा होता है। तो बदतमीज हो तुम सारे। यहाँ पर लिखो सेकंड पॉइंट, देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट। यहाँ पर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है बेटा, हमें इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेरे हिसाब से दोनों मेथड आपको क्लियर हो चुके होंगे। कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं सर लास्ट पॉइंट रिपीट कर देना डीपीआई का। बेटा, डीपीआई का था, मैंने एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने बोला देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज कल्चर रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन एरिया। डीपीआई को तो लार्ज में कर लेता मैं, तो खर्चा ज्यादा आएगा ना मेरे भाई। वो बेटा सेंसस मेथड, और उसमें पूरी भारत सरकार का पूरा मैकेनिज्म लग जाता है। सैम्पलिंग और सेंसस दो मेथड होते हैं, तुमने पढ़ भी लिया होगा स्कूल में। तो सेंसस मेथड ऐसा हलवा थोड़ी है, कोई प्राइवेट कंपनी करके दिखा दे। हमारे देश के गवर्नमेंट स्कूल के सारे टीचर जितने भी हैं, पूरा जो प्रशासनिक तंत्र है, अमला जो एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब लग जाता है जब जाके डेटा कलेक्ट होता है। और वो भी बेटा इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं कर रहा, वो किससे करा रहा है, बहुत थर्ड पार्टी से, विटनेस से। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भी बेटा बहुत सारा मैकेनिज्म है, इसलिए कोई प्राइवेट इंडिविजुअल इसको ऑप्ट नहीं कर पाता। लिखिए बेटा, अब मैं आपको बता रहा हूं मेथड नंबर तीसरा। दोस्तों, दो मेथड मेरे कंप्लीट हो गए हैं, आज की क्लास का तीसरा मेथड बता रहा हूं, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट। मेरे को लगता है ये चीज तो आपने सबने देखी होगी, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट। कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होता है भाई, सुना है कभी? अरे कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब संवाददाता। आप लोग न्यूज देखते हो, मीडिया देखते हो ना, तो वहां पर क्या होता है, एक बंदा अपॉइंट कर दिया जाता है। जैसे मान लो मेरा न्यूज सेंटर मैंने खोला, एक न्यूज चैनल खोल लिया, न्यूज चैनल का नाम है बेटा राहुल न्यूज चैनल। कुछ भी खोल दो, क्या दिक्कत है, खोलने में तो खुशी मिलती है ना। मैंने अपना एक चैनल खोल दिया, और मैंने तुम सब युवा चेहरों को लगा दिया, अपने अपने स्टेट में जाओ और वहां के लिए मेरे लिए पत्रकारिता करो। एक बात बताओ, इस मेथड का फायदा क्या है, कि जब मैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को क्या कर दूं बेटा, अपॉइंट कर दूं, और ये बंदे अपने लेवल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर कर मुझ तक पहुंचाएं, और फिर मैं पब्लिक करूं उस डेटा को। कहने का मतलब ये है, इस मेथड के अंदर एक कॉरेस्पॉन्डेंट, एक पर्सन एक प्लेस पर अपॉइंट कर दिया जाता है, और वो डाटा कलेक्ट करके फाइनल फॉर्म पे एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इन्वेस्टिगेटर को देता है। यही होता है। लिखे, एक अच्छा मेथड है, 3 नंबर में आ सकता है। बहुत डिफरेंस है। आईओआई में ना हर जगह किसी को नौकरी नहीं दी जाती है, एक इंसिडेंटली किसी को भी सेलेक्ट कर लिया जाता है। तुम्हारी क्लास में मान लो मैं आया और मुझे डेटा कलेक्ट करना था, मैंने बोला बेटा तू एक काम कर, क्लास का एक बार रिजल्ट लेकर आ जा, पूरी क्लास में जो टेस्ट हुआ था क्या क्या स्कोर करा। क्या मैं 1 to 1 सबके पास गया? नहीं गया। इससे मैंने इनडायरेक्टली सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दी, और ये बाइज इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि रिजल्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। दैट इज इनडायरेक्ट टोरल। और इसमें क्या हो रहा है, कंपनी पर्सनल इंटेंशन की वजह से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे अपने बंदों को क्या कर रहा है, अपॉइंट कर रहा है, वहां से डाटा कलेक्ट कर रहा है। तो जो ये बंदे काम कर रहे हैं सब सैलरीड पर्सन होते हैं, और ये बेटा इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेटर की रिक्वायरमेंट है, और ये रेगुलर पे ऑफ देते हैं। और पहले वाले मेथड में कोई रेगुलर पे ऑफ नहीं होती है, वो एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट है, और ये कैसा है बेटा, लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट। लिखे बेटा,
इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट, इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्या बच्चों, कॉरेस्पॉन्डेंट। देखना दोस्तों, अंडर दिस मेथड इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट, अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड लोकल एजेंट, कई बार एजेंट भी लगा देते, पर्सन भी लगा देते, लोकल एजेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट, लोकल एजेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट, लोकल एजेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट आर अपॉइंटेड, लोकल एजेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट आर अपॉइंटेड, लोकल एजेंट एंड क्या बेटा, correspondent are appointed and trained to collect and trained to collect the information and trained to collect the information from the respondent या फिर informates, कुछ भी लिख सकते हो, from the respondent। और ये मेथड बेटा वहीं लगाना चाहिए जहां पर मुझे रेगुलर नेचर की इंफॉर्मेशन, बार बार डेटा चाहिए तो ये मेथड लगेगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। लिखना बेटा, हाँ एरिया तो इसमें बहुत बड़ा हो सकता है, लिखें बेटा, हाँ इसी की सूटेबिलिटी लिख लो। सूटेबिलिटी क्या है बेटा, इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसकी उपयुक्ता क्या है, सूटेबिलिटी का मतलब है जहां उपयुक्ता है, जहां पर यूज कर सके। सूटेबिलिटी पहला पॉइंट, सूटेबिलिटी का पहला पॉइंट है बेटा, when regular and continuous information is required, when regular and continuous information is required। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया बेटा, जहां मुझे रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए वहीं पर मैं इस मेथड को लगाऊंगा, अदरवाइज इस मेथड को लगाने का कोई फायदा नहीं है। when regular and continuous information is क्या बच्चों, required। पॉइंट नंबर सेकंड, जो उस बच्चे ने भी बिल्कुल सही कहा था, when the area of investigation is very large, सेकंड वाले में केवल लार्ज बोला था, इसमें उसका भी दायरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और बड़ा एरिया हो जाता है बेटा। when the area of investigation is very large, ओवरसीज इंफॉर्मेशन भी हमारे पास आ जाती है बेटा, अमेरिका ने क्या करा, चाइना ने क्या करा, ये सब कॉरेस्पॉन्डेंट इंफॉर्मेशन तो होती है जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड हमारे पास आने की एबिलिटी रखती है बेटा। लिखना बेटा थर्ड पॉइंट, व्हेन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, ये एक बहुत अच्छी सूटेबिलिटी है। सेकंड मैंने बोल दिया वेरी लार्ज एरिया, बताता हूं, वेरी लार्ज एरिया, व्हेन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, व्हेन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, जब मुझे कोई ज्यादा ओरिजिनल डेटा नहीं चाहिए, केवल डेटा चाहिए, ओरिजिनल डेटा नहीं चाहिए। मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल बता देता हूं, मान लो अगर कोई घटना घटी, अगर तुमने न्यूज कभी सुनी हो या सुनते हो, तो जब कोई इंसिडेंट घट जाता है तो हर एक कॉरेस्पॉन्डेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन, क्या वो सेम होती है, नहीं होती है। हर एक बंदे की इंफॉर्मेशन क्या होती है बेटा, कोई मान लो कहीं बम फट जाए और वहां पर बताने लग जाए कि इतने लोग मरे, तो कोई बोलेगा 50 मरा है, कोई बोलेगा 60 की डेथ है, कोई बोलेगा 90, कोई बोलेगा 20, कोई बोलेगा 120, जिसको ज्यादा दुख हो रहा होगा वो बोलेगा 500 लोग मर गए। मतलब कई ऐसे भी होते हैं ना, 2 का 4 बताने वाले, बहुत चिल्ला चिल्ला के बताते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हर एक बंदे के, हर एक कॉरेस्पॉन्डेंट के सोर्स क्या है बेटा, अलग अलग है। तो इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जो ऑथेंटिकेशन है, जो इनकी ओरिजिनलिटी है, वो भी क्या होगी बेटा, अलग अलग। इसलिए बेटा इनकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी वेरी कर सकती है। अगर तुम चाहते हो कि डिग्री कुछ भी मिल जाए बट डेटा जल्दी कलेक्ट हो जाए, तो तुम इस मेथड को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। अब रशिया यूक्रेन में युद्ध हुआ तो न्यूज में हर एक चैनल में हर जगह अलग न्यूज क्या हो रही है, फ्लैश हो रही है, तो वहां पर डेटा आपको सिमिलर नेचर का कभी नजर नहीं आएगा। उसकी खूबी यही है क्योंकि ज्यादा तेज इंफॉर्मेशन आती है और सोर्स अलग होने की वजह से सेम या एक्यूरेट डेटा आपको यहां रिसीव नहीं होता है। लिखना बेटा, पैसा बहुत लगता है इसमें, क्योंकि सारे सेटअप करने में आपकी वन टाइम कॉस्ट है, बट रेगुलर इंफॉर्मेशन है। फोर्थ नहीं बेटा, मेरिट्स लिखना भी, इस मेथड की मैं कुछ आपको मेरिट्स बता रहा हूं। मेरिट्स का मतलब जानते हो ना, क्या होता है भाई, एडवांटेजेस, फायदे क्या है। पहला फायदा सबको पता होना चाहिए, इसकी कवरेज कैसी होती है, वाइड। अभी तक जितने भी दोनों मेथड पढ़ाए सबसे ज्यादा बड़ी कवरेज इसी की है। सेकंड मेथड की भी एक लिमिटेशन है, पहली की तो बहुत ही बड़ी लिमिटेशन है, छोटे आदमियों में खेल सकता है, इसकी सबसे ज्यादा। सेकंड पॉइंट लिखना, वाइड कवरेज। सेकंड लिखना इकोनॉमी, इकोनॉमिकल कह सकते हो। ये मेथड इकोनॉमिकल, अभी कहोगे यार इसमें खर्चा बहुत बता रहे थे, अब बता रहे हो इकोनॉमिकल, मतलब क्या है,
इकोनॉमिकल इसलिए है बेटा क्योंकि एक बार सेटअप करने के बाद आपकी इंफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पर आएगी, और इसलिए पर यूनिट पे जो खर्चा देखोगे वो क्या आएगा आपका, कम आएगा। बट बेटा इनकम भी बहुत आती है ना, न्यूज चैनल वालों की इनकम का सोर्स देखा है तूने, एडवर्टीजमेंट, बहुत सारी पब्लिसिटी, बहुत सारा पैसा। हाँ हाँ लिखेंगे ना वो, लिखो मेरिट्स में पहले मैंने क्या बोला, इकोनॉमिकल वाइड कवरेज, तीसरा लिखना सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, ये भाई आम पर्पस के लिए मेथड नहीं लगाते, सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, ये स्पेशल पर्पस के लिए है बेटा, स्पेशल पर्पस बोले तो कोई न्यूज चैनल है, कोई सर्वे करना है, ऐसी चीजों के लिए एप्लीकेबल होता है, जनरल पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि खर्चा क्या आ जाएगा बेटा, मुझे मान लो 2 साल तक किसी चीज से इन्फॉर्मेशन लेना है तो मैं वो बंदा अपॉइंट करूंगा, एक बार लेना है क्या बंदा अपॉइंट करूंगा, कॉरेस्पॉन्डेंट लगाऊंगा नहीं बेटा, तो स्पेशल टास्क के लिए इस मेथड को लगाया जाता है। लास्ट पॉइंट जो कि इसको सबसे अलग बनाता है दैट इज कंटिन्यूटी, बार 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 हर दिन की इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस मेथड को आप यूज कर सकते हो, दैट इज कंटिन्यूटी। ठीक है, इसकी बेटा को डीमेरिट्स बता देता हूं, अभी मेरिट्स के बारे में चर्चा कर रहा था, अब चर्चा कर रहा हूं बेटा किसकी, डीमेरिट्स। इस मेथड के नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, इस मेथड का सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है जो पिछले मेथड का भी था, दैट इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी। अब ये मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए कि यूनिफॉर्मिलिटी किस एस्पेक्ट में कह रहा हूं, लैक ऑफ क्या बेटा, यूनिफॉर्मिलिटी, मतलब इसमें सेम नेचर की इंफॉर्मेशन हम तक रिसीव नहीं होती, क्योंकि सोर्स भी क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट होते हैं, तो इसकी हाँ वो भी लिखोगे, पहले इसके बारे में लिख लो, लिखना लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी लिखवा दूं, द इंफॉर्मेशन सप्लाइड, द इंफॉर्मेशन सप्लाइड, the information supplied by the different correspondent, the information supplied by the different correspondent, the information supplied by the different correspondent often lack homogeneity, provide लिख लो, provide, provide लिखो, provide lack uniformity in data, provide lack uniformity in data due to different sources, due to different हाँ क्या बोला मैंने अभी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी, नेक्स्ट लिखना लैक ऑफ एक्यूरेसी, भाई साहब ने अभी कहा था, इसमें एक्यूरेसी क्या होगी बेटा, डेटा की, डेटा की एक्यूरेसी क्या होगी बच्चों, बहुत कम होगी। और अगला पॉइंट अगेन नहीं वो कर लेना, वो तो कॉमन था, उसका थोड़ा अलग, लैक ऑफ एक्यूरेसी बेटा। थर्ड पॉइंट लिखना टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग लिख लो बस, टाइम कंज्यूमिंग। अब तुम कहोगे यार ये टाइम कंज्यूमिंग का तो है ही नहीं, तो आपने टाइम कंज्यूमिंग क्यों बोला, एक्यूरेसी इसमें कम होती है बेटा और टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है। टाइम कंज्यूमिंग किस लिए होती है बेटा, जो सोर्स है, जो कौन है बेटा, कॉरेस्पॉन्डेंट है, उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में क्या लग जाता है, कई बार ऐसी जगह इंसिडेंट घट गया है जहां पर बंदा डायरेक्टली जा ही नहीं सकता, सियाचिन में कोई बम फट जाए तो क्या यहाँ के पत्रकार वहां पहुंच जाएंगे, वो बेटा उसको दिखाने के लिए तो एक बंदे को स्ट्रगल करके जाना पड़ेगा ना, और गलती से गोली इधर उधर घूम के यहीं लगी फिर हो गया, न्यूज न्यूज चलती रहेगी और नीचे निपट जाएगा बेटा, होता है ना ये बात। हाँ बेटा ड्रोन होता है, मगर क्या है ना, इतना ड्रोन को उड़ाने के लिए भी तो एक लोकेशन चाहिए, एक बंदा चाहिए, क्या दिल्ली से बैठ के तू सियाचिन के ड्रोन दिखा देगा,
इतना एडवांस नहीं हुए बेटा ये, अभी हम देश। तो बेटा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस समझ आ चुका है, राइट। तो आज की क्लास में हमने बेटा 3 मेथड कंप्लीट कर लिए हैं। पहला था डायरेक्ट पर्सनल, दूसरा क्या है इनडायरेक्ट, और तीसरा क्या बताया इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैं टेलीफोनिक, और जो दूसरा है क्वेश्चन आयर, वहां से क्वेश्चन पक्का आता है, वो अगली क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। अभी फटाफट निकालो, रिवाइज करो 5 मिनट, किसी को कोई डाउट है तो मुझसे चर्चा करिए।